Hello everyone, in this video we are going to discuss about most expected questions from coordination compound after 10-year paper analysis। मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फॉर नीट एंड जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हर बार मैंने पेपर्स में देखे हुए क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे टैकल करना है इनको देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, एज पर आईपेक नॉमेनक्लेचर द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड विल बी। ठीक है, जब ऐसा कुछ दिया रहे तो आपको पहला क्या देखना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखना होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्लोरीन 3 है, शायद आप समझ सकते हो, तो ये -3 होगा और ये +3 होगा, ये तो समझ में आ चुका होगा आपको। कोबाल्ट का जो होता है +3 निकलेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे जो सबके अंदर दिया गया है +3, तो ये तो कॉमन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप आपको बात करना पड़ता है कि कौन से आपको लिगेंड्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे 2 लिगेंड्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, वाटर को हम क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, NH3 को हम लोग अमाइन बोलते हैं। द डिफरेंस इज, आपको क्या याद रखना है, बहुत कॉमन सा डिफरेंस है। अमाइन में डबल M आता है, ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे। वो हम लोग जो ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं AMINE, वो अमाइन अलग है। यहाँ नेमिंग में ये डिफरेंस याद रखना, अपने दिमाग में फिक्स कर लो। NH3 को हम लोग अमाइन बोलते हैं पर डबल M वाला अमाइन बोलते हैं। ओके, तो हमने नाम देख लिया। उसके बाद देखना है कि इन दोनों में से पहले कौन आएगा। सबसे पहले देखिए AQ में और AM दोनों में से पहले कौन आता है, डेट इज AM आएगा। तो फर्स्ट इसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे क्योंकि M पहले आता है एज कम्पेयर टू Q। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे डाई ट्राई कोई मतलब नहीं है उसका, देखने के लिए कोई मतलब ही नहीं है, उसको आपको ध्यान में ही नहीं रखना है, बस इसको याद में रखिए। तो पहले हमने क्या देखा, ऑक्सीडेशन नंबर सेम था। देन आपको देखना है सिर्फ अमाइन ओ भी डबल, स्टार्टिंग यही होना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर आपको दिखेगा डबल M ऑन स्टार्टिंग इससे ही हुआ है, एंड टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, दैट इज द नेम। सिंपली आपको यह पता चल जाता है और ये आपका सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर। समझ गए, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आंस दिए गए हैं PQR, 3 दिए गए हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज देख लीजिए FeF6 -3 दिया गया है, VH2O होल 6 दिया गया है, और FeH2O होल 6 दिया गया है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन अकॉर्डिंग टू द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से आपको ऑर्डर बताना है किसका सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है और किसका सबसे कम है। तब ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आपको देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से मेटल्स हैं उसके अंदर। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपको मिलेगा Fe, इसके अंदर वेनेडियम, इसके अंदर Fe। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पहले से दे दिया गया +3, इसका +2 एंड इसका +2। ठीक है, कैसे कर लेते हैं देख लीजिए। यहाँ पे Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से लिखोगे तो 3d6 4s2 होता है। इसमें से आप 3 रिमूव आउट कर लीजिए तो क्या बचेगा 3d5। इसको अगर हम फिलअप करते हैं तो आपके पास ऐसा मिल जाएगा। सेम टू वेनेडियम के लिए करते हैं तो 3d3 होता है, 4s2 होता है, इसमें से 2 निकाल लीजिए क्योंकि +2 दिया गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा। एंड ऐसे ही मैं बात करता हूँ Fe, जस्ट अभी पीछे हम लोग देख के आ चुके हैं, यहाँ पे +2 चार्ज है। हम +2 चार्ज मतलब आपको ये 2 निकाल दोगे तो क्या बचेगा 6 ही मिलेगा। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो फर्स्ट वन में n की वैल्यू क्या निकलेगी 5, इसमें निकलेगा 3 क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, इसके अंदर 4। याद रखना है जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेगा, डेट इज P में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, देन उसके बाद बात करता हूँ मैं, तो ये जो है R है, R में उसके बाद होगा एंड देन Q उसके बाद होगा। ठीक है, तो ऑर्डर देख लेते हैं, P R एंड देन Q, तो B विल बी दी करेक्ट आंसर। आई थिंक ये समझ चुके होंगे आप कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड। देखिए, द ज्योमेट्री ऑफ NiCO4 एंड NiPH थ्राइस होल ट्वाइस, और ये मिलेगा आपको Cl2 के साथ। ये इन दोनों के आपको ज्योमेट्री बताना है। ठीक है, क्या है, एक चीज़ यहाँ पे कॉमन चीज़ आपको याद रखना है, जब कार्बोनिल ग्रुप हो, किसी के साथ भी कार्बोनिल ग्रुप हो, तो कार्बोनिल ग्रुप का काम क्या रहता है, इट्स एन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, शायद आपको पता होगा ये क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और साथ साथ में ये क्या करता है, पेयरिंग करवा देता है इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये अपने दिमाग में रखिए। तो यहाँ पे आपको कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है। दूसरा, जब ऐसे
PP H3 के हिसाब से, जैसे कि ऐसे कोई बल्कि ग्रुप दिए हों, ठीक है, जब कोई भी बल्कि ग्रुप आपको मिलेगा तो हमेशा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट होने की ट्राई करता है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ यही रहती हैं, क्योंकि sp3 में लेस रिपल्शन रहता है, शायद आपको पता होगा। स्ट्रक्चर्स का जो एंगल रहता है ऑलमोस्ट सेम रहता है, इसीलिए तो ये तो टेट्राहेड्रल हमेशा बनाएगा, तो आपको तो पता चल गया इसका तो टेट्राहेड्रल होगा। तो ये आंसर और ये आंसर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमें पता चला सेकंड वन जो रहेगा वो टेट्राहेड्रल रहेगा। अब इसको देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, निकल CO4 दिया गया है। तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर, आप एटॉमिक नंबर आपको पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं 3d8 4s2। कैसे लिखोगे इसको, ये रहा आपका 3d8 एंड ये रहा 4s2। अब जैसे कि आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये पेयरिंग कर देगा। पेयरिंग करेगा मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे और ये पेयर हो जाएंगे। समझ रहे हो ये चीज़, तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, S जो है पूरा खाली हो जाएगा। ये इनिशियली क्या बन जाएगा 3d10। अब जब S में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको दोनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल रहे हैं और दोनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है, दैट मीन्स बोथ आर टेट्राहेड्रल इन शेप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। इन दी सॉलिड कॉपर SO4, दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको मैंने CSIR नेट में क्वेश्चन में देखा हुआ है, ठीक है, मैंने CSIR नेट का एग्जाम दिया था, वहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन मिला था। बहुत जगह मिलता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, और NCERT में भी ये दिया गया है। इन सॉलिड कॉपर सल्फेट विथ 5 मोल ऑफ वाटर, कॉपर की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी वो आपको बताना है, मतलब कितने के साथ वो कनेक्टेड है, ये चीज़ आपको बताना है। तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ कॉपर +2 की, तो जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कैसे कनेक्टेड रहता है, देखिए, एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, चौथा वाटर मॉलिक्यूल। हमें पता है CuSO4 पर 5H2O है, यहाँ पे हमने कितने कनेक्ट किए, 4H2O कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स में आ जाएगा। एक H2O आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, साथ साथ में क्या बचा हुआ है आपका सल्फेट, तो ये SO4 आ जाएगा, हमने SO4 लिखा। SO4 के साथ जो एक्स्ट्रा आपका वाटर बचा हुआ था वो कनेक्ट होता है, एंड दी एट दी एंड ये कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनता है, आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि ऐसा कुछ बनता है, और यहाँ पे आपको 4 वाटर के साथ कनेक्टेड मिलेगा, एंड दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 1 जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बात कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए होगा। दी मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉलोइंग, ये चारों में से स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, उसको कैसे सॉल्व करना है आपको। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है, तब आपको लिगेंड्स देखने हैं, ठीक है। याद रखिए कैसे लिगेंड्स कनेक्टेड हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे चिलेशन, शायद आपको पता होगा, चिलेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रिंग, ठीक है, रिंग का फॉर्मेशन होता है बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, लिगेंड से जो इलेक्ट्रॉन्स उसको मिलते हैं, उससे अगर रिंग बनती है कुछ, तो उसको हम बोलते हैं चिलेशन, ठीक है। तो यहाँ चिलेशन देखना है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फर्स्ट में हम देखते हैं, आपको दिया गया है C2O4, ये C2O4 का अगर हम लोग बात करते हैं, ये रहा आपका C2O4, इसके साथ मेटल आएगा, तो यस 5 मेंबर्ड रिंग आपको मिल रही है, दिख रहा होगा आपको 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे मिल रही है, समझ गए। नेक्स्ट अगर यही चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं EN की, दैट इज इथिलीन डायमाइन, तो यहाँ पे देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन्स देगा मेटल को, और यहाँ पे भी 5 मेंबर्ड रिंग आपको मिलेगी। नेक्स्ट जो है अमाइन, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि चिलेशन होगा, तो इसको तो छोड़ दीजिए। देन EDTA शायद आपको पता होगा हेक्साडेंड्रेट में काउंट होता है, और ये सबसे ज़्यादा रिंग बनाता है, शायद जहाँ तक आपको पता होगा, डेट इज़ इट फॉर्म्स 6 मेंबर्ड रिंग। तो आपको देखना है कि कितने मेंबर्ड रिंग बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जो रिंग बनती है वो स्टेबल होती है 6 मेंबर्ड रिंग। तो याद रखिए स्टेबिलिटी की बात करो तो यहाँ 6 मेंबर्ड रिंग बनी है, यहाँ 5 मेंबर्ड है, यहाँ 5 मेंबर्ड है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, दैट इज़ EDTA के साथ जो कनेक्टेड है ना, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब बात आएगी आपके दिमाग में कि अगर EDTA नहीं दिया गया है तो फिर उसके बाद आपको देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा चिलेशन बना रहा है, समझ रहे हो, कौन कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, आपको पता चलेगा। अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो शायद आपको दिमाग में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड
इज हैविंग सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। ठीक है, तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसके अंदर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कार्बोनिल के रिलेटेड, ठीक है, जो आपके बुक में भी कहीं थोड़ा बहुत दिया गया है पर उतना डिटेल में नहीं दिया गया है। कार्बोनिल क्या करता है, इट्स डोनेट इलेक्ट्रॉन टू दी मेटल। सिंपल सी बात है, लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो वहाँ पे वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके बैकेंड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको फुलफिल करता है। सेम टू सेम मेटल जो होता है ना, याद रखिएगा, एंटी बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट करता है इसको। तो यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड देखने मिलता है। याद रखिएगा कार्बोनिल ग्रुप, यस सिंपल सी बात है, वो तो डोनेट करेगा ही, वहाँ सिग्मा बॉन्ड बनता ही बनता है, पर साथ साथ में मेटल जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन, जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोनेट करते हैं और पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बोनिल का ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, एंड सी विल बी दी करेक्ट आंसर इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर आपको कार्बोनिल का कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, द कैटलिस्ट यूज फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ ओलेफिन्स। ठीक है, तो ओलेफिन्स का शायद ऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। हमेशा याद रखिएगा जिगलर नाटा इज द करेक्ट आंसर, सिर्फ ऐसे याद कर लीजिए अपने दिमाग में, जिगलर नाटा इज द करेक्ट आंसर। जिगलर नाटा क्या होता है, कैटलिस्ट शायद आपको पता होगा, एल ET थ्राइस प्लस TiCl3। ठीक है, दिस इज द जिगलर नाटा कैटलिस्ट, याद रखिएगा, ये ऑल ओलेफिन्स के लिए पॉलीमराइजेशन में काम आता है। ओके, यहाँ पॉलीमराइजेशन का क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्रू ही बनता है, कोऑर्डिनेट मतलब एक साथ आना, तभी कोऑर्डिनेट बनते हैं, तो थोड़ा याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज इज द पुअरेस्ट, विच ऑफ दीज इज द पुअरेस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन दी सॉल्यूशन। तो जब ऐसा कुछ पूछा जाएगा कंडक्टर रिलेटेड, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कौन हो सकता है, पुअरेस्ट। तो कंडक्टर रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके दिमाग में होगा, तो हमेशा आयंस याद आएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आयंस होते हैं उतना ज़्यादा कंडक्टिंग प्रॉपर्टी उसकी होती है, ये तो आपको शायद पता होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग आयंस की बात करते हैं तो K2, ये टोटली कितने हैं, 3, तो यहाँ पे आपको 3 आयंस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 आयंस मिल गए। यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो कितने आयंस मिलेंगे, 3 + 1 दैट इज़ 4 आयंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे तो 4 and 1 दैट इज़ 5 आयंस आपको मिलेंगे। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 1 and 1 दैट इज़ 2 आयंस। तो पुअरेस्ट पूछा गया है, पुअरेस्ट मतलब सबसे कम आयंस किसके अंदर है, तो इसके अंदर है, तो ये डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर। और यहाँ पे अगर बोला जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कौन सा होता है, तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, आयंस, तो दैट विल बी ये। अगर अगर पुअरेस्ट पूछा गया है तो आपका आंसर है, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा जाता है तो आपके आंसर्स ये होते। तो याद रखिएगा आयंस रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, अमॉन्ग द लिगेंड्स, यहाँ पे लिगेंड्स दिए गए हैं, द करेक्ट ऑर्डर फॉर इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, NCERT में डायरेक्ट आपको दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं पता है तो आप तो कुछ सॉल्यूशंस कर नहीं सकते हो। ठीक है, याद रखना, इसमें आंसर आपको याद रखना है, कार्बोनिल होता है, देन साइनाइड CN आता है, उसके बाद EN आता है, और उसके बाद NH3 आता है। इसका ट्रिक मैं बताऊं तो इतना याद रखिएगा, नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, बस इतना याद कर लीजिए, दैट इज़ इनफ। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वी आर दी फर्स्ट एवर यूट्यूब चैनल टू हैव 100 ट्रिक्स ऑफ केमिस्ट्री फॉर नीट एंड JEE, तो ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आई कैन गिव यू दी एश्योरेंस, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 140+ आप स्कोर कर सकते हो अगर वो पूरे 100 ट्रिक्स देख लेते हो। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, गेट अ रिएक्शन नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, हैंड नोट डेली क्वेश्चंस, और वहाँ पे डेली टेस्ट भी चल रहा है। थैंक यू सो मच।